मैं आज आप लोगों का ट्रेडिशनल टेक्निक में कल मैंने पेबैक पीरियड कराया था। क्या कराया था बोलो बेटा? कल मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू कराया था, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कराया था और एक आइटम कराया था दैट इज नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, आज मैं और एक तरीका कराऊंगा जिसका नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं प्रोजेक्ट से कितना आया है। नेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में मैं एक रिलेटिव पैरामीटर डिसाइड करूंगा दैट इज कितना रिटर्न वो देता है, मतलब मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कितना रिटर्न ओवर द पीरियड देता है मुझको। दैट इज कॉल्ड इंटरनली जनरेटेड रिटर्न। तो इंटरनली जनरेटेड रिटर्न का असम्पशन है कि उसके जो कैश फ्लोज है, डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट आया कैसे है सोचिए। डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट आया था क्यूमुलेटिव फैक्टर से। नाउ क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर में सबसे मजे का बात है वहां पर हम लोग एज्यूम करते हैं हर कैश फ्लो रीइन्वेस्ट होता है रीइन्वेस्टमेंट रेट में। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में ये एज्यूम करके चलते हैं जो इंटरमीडिएट जो कैश फ्लोज है वो रीइन्वेस्टेड होता है एट अ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आई रिपीट, जो मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करके आएगा एज्यूम करके चलेंगे वही रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस में इंटरमीडिएट जो कैश फ्लोज है वो रीइन्वेस्टेड होता है। तो मुझे वही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न करना पड़ेगा। टेक्निकली इट इज अ रेट ऑफ रिटर्न जिसके लिए मेरा इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कैश नेट कैश फ्लो होगा। तो चलिए आते हैं। इट इज द रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंट रेट एट व्हिच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। मतलब ये वही डिस्काउंट रेट है जिसके लिए मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट इक्वल हो जाता है। It is further assumed that intermediate cash inflows are reinvestment at that rate. It is further assumed that intermediate cash inflows are reinvested at that rate. At that rate मतलब at IRR में हम लोग assume करते हैं जो intermediate cash flows है वो reinvestment का बेसिस से ही तो हम लोगों का डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट आता है। वो कौन सा रेट में रीइन्वेस्टमेंट होगा? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में रीइन्वेस्टमेंट होगा। वो वन ऑफ द सेंस में वो थोड़ा इनप्रैक्टिकल है बिकॉज इंटरमीडिएट कैश फ्लो इस रेट में हर साल रीइन्वेस्टमेंट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन टेक्निक बोलता है ऐसा ही एज्यूम करके मान के चलता है। बेसिकली द डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट डेवलप फ्रॉम द assumption that cash flows are invested at a discount rate. IRR concept is a derivation from the fundamental concept. In gist, we can say that IRR is the present value of cash inflow equal to investment, or present value of cash inflow minus investment equal to 0, or net present value equal to 0. मतलब IRR में हम लोगों को डिस्काउंटिंग रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये डिस्काउंटिंग रेट वही डिस्काउंट रेट है जिसमें एनपीवी 0 आएगा। नाउ ये कौन सा डिस्काउंटिंग रेट है मुझे कैसे पता चलेगा? यहां पर डिसीजन रूल क्या है? अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो मैं कैलकुलेट करूंगा वो अगर मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होता है तो मैं मान के चलूंगा प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन वही मेरा अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो मैं मान के चलूंगा ये नॉट एक्सेप्टेबल। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट द हिडन डिस्काउंट रेट। आई रिपीट, the objective is to calculate the hidden discount rate. 1 equal to I equal to investment। मेरा ये फॉर्मूला क्या है? मेरा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है ना, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू a by 1 plus r plus a by 1 plus r square r cube and r4, that is I equal to investment। मतलब हर कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू मेरा इन्वेस्टमेंट। नाउ आप सोच के देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट पता है, कैश फ्लो पता है, आपको आर कैलकुलेट करना है और आर में सिर्फ खाली आर नहीं है, स्क्वायर है, क्यूब है, टू द पावर 4 है। हाउ इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट आर स्क्वायर, r3, r4 फ्रॉम दैट इक्वेशन? सर कैलकुलेट कर सकता हूं लेकिन वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी नहीं आएगा, वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा। सो नाउ द कैलकुलेट आर, ये आर कैसे कैलकुलेट होगा? Now calculate R from the above is difficult, so we need to perform trial and error technique to calculate.
आर, मतलब हम लोगों ने जो पेबैक पीरियड में ट्रायल एंड एरर मेथड कम किया था, वही ट्रायल एंड एरर मेथड कैलकुलेट करके मुझे यहां पर आर कंप्यूट करना पड़ेगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ही होगा आर को कंप्यूट करना, लेकिन डायरेक्टली इस इक्वेशन से आर को कैलकुलेट करने के जाएंगे तो हम लोग पागल हो जाएंगे। तो मुझे एक शॉर्टकट तरीका निकालना पड़ेगा, वही शॉर्टकट मेरा क्या है, दैट इज द आर, ट्रायल एंड एरर मेथड। यार कैश फ्लोज दे दिया है, डिस्काउंटिंग फैक्टर ये मैं आपके सामने करूंगा। चलो, कैश फ्लो 120, 112, 115, 110 एंड 156। डिस्काउंटिंग फैक्टर में मान के चलता हूं 10% पकड़ के चल रहा हूं। क्यों 10%? एज्यूम करता हूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा 10% है, तो 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर का अमाउंट कितना है बोलो आप लोग फिगर में जल्दी। 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करके 0.90 0.909 थ्री प्लेस में बोलना। उसके बाद 0.826, उसके बाद 0.751, उसके बाद 0.683, इसके बाद 0.621, 0.620, 6209 है। 9 है सर, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होगा एट द रेट ऑफ 10% पकड़ता हूं तो सर ये डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ 120 मल्टीप्लाई करूंगा, सबके साथ सब कोरोस्पॉन्डिंग डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। देखिए तो जी सर। तो 112.0.826, 115.0.5751, 110 equal to 0.683, 156 into 0.62197. So what is the present value of cash flow? 460. Okay? यस सर। इन्वेस्टमेंट कितना है? 440। तो एनपीवी कितना आया? 20। मुझे बताइए मेरा टारगेट क्या था? मेरा टारगेट था एनपीवी को 0 करना, यस और नो? यस सर। तो मेरा तो 0 नहीं हुआ है, 20 आया है। क्या करेंगे? डिस्काउंट फैक्टर बढ़ाएंगे ना घटाएंगे? सर जितना डिस्काउंट फैक्टर बढ़ाएंगे मेरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो बढ़ेगा ना घटेगा? ठीक इनवर्स रिलेशन है सर, घटेगा। क्या होगा सर? घटेगा। जैसे ही घटेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा। कितना करूंगा? एक तरीका होता है 5% का लाभ। अगर क्वेश्चन में तुमको कोई इंडिकेशन दे देता है तो ठीक है, नहीं तो तुम 5% लाभ लगाओ। 5% मतलब 10% से 5% छलांग मार के 15%। तो 15% का डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलो। फिफ्टीन % का डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.870 सर। 0.870, then 0.756, then 0.657, then नहीं सर, 0.658 होगा। ठीक है, 7 है तो 7 ही रखो। then 0.571, then 0.497। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होगा? 104 किसके साथ मल्टीप्लाई? सर कैश फ्लो के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 104, 85, 76, 63, 78। ओके? यस सर। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 406। नेगेटिव ही हो गया इन्वेस्टमेंट सर। कितना? 440। सर ये तो एनपीवी कैसे आ गया? एनपीवी नेगेटिव में आ गया, यस और नो? यस Yes, सर। यहाँ पर एनपीवी पॉजिटिव है और यहाँ पर एनपीवी नेगेटिव, लेकिन मेरा टारगेट है एनपीवी को 0 करना।
तो पॉजिटिव से नेगेटिव होने का ये रास्ता तय करने के लिए बीच में तो जीरो आया ही होगा। ये सर यस सर, यस सर, 100%। वो बीच में कौन सा मोड़ में जीरो आया था वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जिंदगी में सक्सेस से लेके फेलियर में कहीं ना कहीं पर तो आपका जीरो आया होगा। कौन सा ईयर में जीरो आया होगा वो आपको देखना पड़ेगा। चलो, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10%, एनपीवी कितना है ₹20। डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर 15% हो जाता है तो एनपीवी क्या होता है? -34। तो चेंज क्या होगा? 5%। 5% एंड चेंज होगा 54। 54, ओके 54 कि सर 14? बोलो सर, चेंज अगर 5% में एनपीवी चेंज कितना होता है? 20 से 34 कितना होता है बेटा? कितना रास्ता? 54 ही सर। 54 ही है। तो मेरा टारगेट क्या है? एनपीवी को जीरो करना। तो डिस्काउंटिंग रेट कितना है सर? मुझे पता ही नहीं, लेकिन एक बात कंफर्म है, वो 10% एंड 15% के बिटवीन कुछ ना कुछ होगा। बिकॉज 10% में 20 आता है, 15% में -34 आता है, तो इन बिटवीन कुछ ना कुछ होगा सर। ओके, तो चलिए इन बिटवीन कुछ देखते हैं। तो ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर से एक बार दिखाना। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द लोअर लिमिट, मैंने फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला कोई काम का नहीं है, हटाओ। 10% देखो क्या होगा सर? 10% तो होगा ही, यस और नो बेटा? होगा सर। प्लस 5% 5% चेंज में 54 का एनपीवी चेंज होता है, यस और नो? यस सर। तो 5% बाई 54, और मुझे कितना से कितना लाना है सर? 10% को बेस में एनपीवी आता है 20, तो मुझे एनपीवी करना है 0, तो -0। क्लियर और नॉट? मेरा क्लियर सर। 54 Yes, एनपीवी sir. चेंज होने के लिए 5% लगता है, और 10% में 20, तो मेरा 20 एनपीवी और भी डिक्रीज कराना है, तो 20 रुपीज एनपीवी चेंज करने के लिए और डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना लगेगा? 10% तो लगेगा ही, प्लस कितना लगेगा? 54 के लिए 5%, 20 के लिए कितना? 1.85, यस और नो? Yes, sir. अगर 1.85 है तो मेरा कितना डिस्काउंटिंग फैक्टर हुआ? 11.85%। 11.85. क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ऑल्टरनेटिव और एक तरीका है क्या? मैं एनपीवी कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, बिकॉज मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो 10% में मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज 4,60,000। 15% में मेरा कैश इनफ्लो है 406। मेरा टारगेट है 440 करना, ना 460 ना 406, इन बिटवीन कुछ। तो 5% के लिए 54 चेंज, तो सेम फॉर्मूला यूज करके 10% प्लस 5% बाई 54 इंटू 10% में मेरा कितना आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो? 460 माइनस मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है? 440। तो 460 से मुझे 440 तक लाना है, तो 460 माइनस 440 मतलब वही 20 ही आता है। तो 20 इंटू 10% प्लस 1.85%, दैट इज 11.85%। क्लियर और नॉट? देखिए, एनी डाउट? ओके, डाउट तो नहीं। यस सर। चलिए अब ये प्रॉब्लम हम लोग आप लोग एक साथ बोलेंगे। चलिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 11%। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11% है तो मेरा स्टार्टिंग ही होगा 11% से। डिस्काउंट फैक्टर
एट द रेट ऑफ 11%, मतलब एक गाइडिंग रेट दे दिया है, एक गाइडिंग रेट दे दिया है। जी सर। ओके, तो अगर गाइडिंग रेट मिल जाता है तो 11% में डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलो। 0.901, 0.901, then 0.812, 812, 2, next, 0.731, next, 0.659, next, 0.593, discounted cash flow, क्या होगा एट द रेट ऑफ 11%? 0.909. हैं? 0.901 into No, sir. 50,000, पागल हो गया है। 45,050 sir. 55,050, Yes sir. 0.812 into 40,000, 32,480, नीचे वाला 47,515, 47,500. 47,515, 515. next, 49,425, 49,425 और नीचे वाला है 29,650। 29,650. 50. डन। Yes, Yes, sir. sir. तो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल बोलो। 2,04,155. डिस्काउंट फैक्टर और मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है सर? इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, मतलब 11% में देख रहा हूं मेरा एनपीवी नेगेटिव नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो नहीं है, देन 2 लाख होना चाहिए और ये फिगर मेरा 2,04,155। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट फैक्टर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, यस और नो? Yes sir. Yes, sir. कितना लूंगा सर? 11% के बाद 15% लूंगा ना 12% लूंगा? देखिए गैप जितना कम, तो एक काम करते हैं, तो हम लोग 12% लेके भी देख सकते हैं एट द रेट ऑफ 12%। आई थिंक हो जाना चाहिए। यहां पर दे दिया है तो इसलिए मैंने सर 5% का लैप नहीं लिया। अगर नहीं देता तो डायरेक्टली 16% करके देता, बिकॉज मेरे पास तो कोई गाइडिंग कुछ नहीं है, तो मुझे तो आर्बिट्रेरीली करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर गाइडिंग बोल दिया है 11%, 12%, मतलब और डिफरेंस बहुत कम है, तो 12% करके हम लोग एक बार देख सकते हैं। बोलो। Yes sir. 0.893, 0.893, 0.797. next 0.712, 0.712. 0.636, 0.567. 35. यही है Yes, sir. डिस्काउंटेड कैश Yes, फ्लो sir. एट द रेट ऑफ 12%। बोलिए। $44,650. नेक्स्ट बोलो। 31,880. नेक्स्ट ये सर फिर ही विक्की माइक चालू करके छोड़ दिया सर। सर किसका माइक ऑन है? हाँ, तो विक्की गधे का होगा। विक्की है सर, विक्की है। हाँ, तुम लोगों ने कोई फोन करो तो उसको। जी सर रुके, बोल रहे एक को बोल रहे फोन पर। सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैंने उसको जहां पर देना है दे दिया है, सारा जिंदगी भर नहीं रहेगा। चलो 46,280. 46,280. क्या पागल की तरह किसने समझाया? अटेंडेंस के लिए बैठा था। हाँ
अटेंडेंस दो, निकल जाओ। 47,625. 47,625. 47,625. देन बोलो 28,350. 350। सर लास्ट कब बोले 28,350? सर ऐसा क्यों बोलते हो? सर थर्ड वाला Last ना। 46 टू 80 होगा 46, टू 80 फोर्थ वाला 47,625. टोटल बोलो। टू लाख 88,000 80. 8,700. तुम लोग पागल हो गए हो क्या? उल्टा पुल्टा बोल रहे हो। हेलो सर, सर, 2 लाख सर, year two का सर गलती है, सर। 8,007. ईयर 2 का सर 2000 कैलकुलेशन गलती है सर। क्या कर रहा है ये लोग? ये काम नहीं होता है, कंपटीशन लगाता है। सर सेकंड ईयर का सेकेंड ईयर का सर कैलकुलेशन गलत है सर। अरे बाप। वहाँ 31,000 31,880 होगा सर। 40 31,880। बाकी सब ठीक है? One lakh 98,785. 1,98,785। डन। तो देखो 11% में 2 लाख से ज्यादा आता है और 12% से 2 लाख कम। यस और नो? यस यस सर। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 11% में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आएगा? 2,04,155। और 12% में 1,98,785। 1,98,785. चेंज कितना? चेंजेस कितना सर? 1% चेंज में Equal to 1% चेंज में 5,730. कितना आता है? 5,370. ये बोली शायद बुझते पारिश ना। सर 5,370 370. 5,370। Yes sir. बोलो। मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना? मुझे कितना लगेगा? टारगेट कितना है? 2 lakh. 2 lakh. इस मेरा इन्वेस्टमेंट। और IRR सर वो तो मैं नहीं जानता हूं, दैट इज X। वही मेरा IRR है, मुझे वही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अननोन फैक्टर IRR इक्वल टू सर 10% तो होगा ही, यस और नो? प्लस सर वाई 10% सर? 11% होगा 11 होगा। थैंक यू। 11% तो होगा ही, प्लस 1% चेंज के लिए 5370। अरे दारा रे तो আমার তো কম্পিউটার এত ভালো। ডিভাইডেড বাই 5370 370 into
कितना? 5370 4,155 माइनस -2 lakh. 2 lakh. Yes or no? 11% plus 1 by 5370 into 2 lakh 4,155 minus 2 lakh. कितना आएगा? 11% प्लस बोल सकता है 2 lakh 4,155 minus 2 lakh 4 lakh divided by 5370 0.7737 that is equal to 11.7737%. Okay. Yes, sir. यहां पर परसेंट दिखाने के लिए गलती से कैलकुलेशन में परसेंटेज मत दबा देना, ठीक है? सर वो जो 1% है तो उसमें 1% लेंगे या फिर सिर्फ लिखने के सिर्फ लिए? लिखने के लिए है, यूनिट वो समझ जाने के लिए, और कोई कारण नहीं है। ओके सर। डन? क्लियर और नॉट? यस सर। Decision as W weighted average cost of capital is 11% and it is 7.77%. We will accept the project subject to other consideration. Okay? मेरा weighted average cost of capital था कितना? 11% और मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आया है 11.77%, तो हम लोग एक्सेप्ट कर ही सकते हैं। नेक्स्ट, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। इसका कॉन्सेप्शन कल ही आप लोगों के में था। A project costing 5,60,000 is expected to produce annual net cash flow 80,000 over 15 years. Calculate the IRR. Clear or not? प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 5,60,000, वो 15 साल तक 80,000 करके कैश फ्लो देता है। कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सेम चीज इंटरेस्ट फैक्टर की जगह हम लोग को एक साथ कॉमन लेके कर सकते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर इस्तेमाल करेंगे। देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 11% का भी बोल दिया है, 14% का बोल दिया है, तो चलिए इंटरपोलेट करके देखेंगे। ईयर 1 से 2 हम लोग 1 2 3 4 5 करके ईयर लिखते हैं। यहां पर 1 to 2 क्यों लिखे? बिकॉज सर सेम कैश फ्लो, तो नेचुरली अगर सेम कैश फ्लो है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को भी कॉमन लेके इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी आ जाएगा। तो 15 इयर्स 11% का एन्युटी फैक्टर कितना है बेटा? 7.191। क्वेश्चन में दे भी दिया है और आप लोग कर भी सकते हैं, आप लोग जानते हैं करना। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना हुआ 11% में? 5,75,280। कल किया था ना एनपीवी में ये पार्ट? यस सर। हाँ, तो सर ये तो मेरा 5,60,000 से ज्यादा हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? डिस्काउंट फैक्टर और भी बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा? यार तो चेंज कर नहीं सकता, बढ़ाएंगे। बढ़ाओ। कितना? 14% का यहाँ पर गाइडिंग रेट दे दिया है। अगर गाइडिंग रेट दिया है तो कोई बुद्धि मत लगाना, तो गाइडिंग रेट को फॉलो करो, दैट इज 14%। कितना? बोलो। हाँ सर 6.143। 6.143 दे भी दिया है, कैलकुलेट करके भी हम लोग बोल सकते हैं। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो एट द रेट ऑफ 14% क्या होगा बेटा? 4,91,400। 400। तो मेरा टारगेट है 5,60,000, तो 11% में हो रहा है 5,75,280, 14% में हो रहा है 4,91,400, तो 100% इन बिटवीन 11% एंड 14%। तो चलिए आईआर कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो 11%, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 5,75,280, 14% में 4,91,400 और मेरा टारगेट है इन्वेस्टमेंट 5,60,000। तो चेंज 3% में चेंज हो जाता है 83,880। ओके, एक और आईआरआर इक्वल टू डिस्काउंटेड कैश फ्लो, सॉरी
डिस्काउंट फैक्टर एट अ लोअर लेवल मतलब जिसको मैं बेस पकड़ रहा हूं दैट इज 11% into change in discounting factor that is 3% divided by change in the present value of cash inflow that is 83,880 into present value of cash inflow at the lower discounting factor में that is 11% में present value of cash flow जो होता है that is 5,75,280 minus investment 5,60,000 मेरे लिए फॉर्मूला है ही नहीं, एक यूनिटरी मेथड है। आप लोगों के लिए फॉर्मूला हो सकता है, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखा है कि कभी भी मैं फॉर्मूला फॉलो नहीं करता हूं, सिंपल यूनिटरी मेथड फॉलो करता हूं। सर फॉर्मूला लिखना जरूरी है? नो, डोंट वरी, नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा यूनिटरी मेथड से मैं करूंगा। 11% तो होगा ही, प्लस समथिंग है, प्लस समथिंग क्या है? 3% चेंज के लिए होता है 83,880 और मेरा कितना चेंज चाहिए? 5,75,280 से 5,60,000। ये चेंज के लिए कितना होगा? 11% प्लस 0.46%, that is 11.54%. Clear? Yes, sir. Done. तो मैंने डिस्काउंट फैक्टर से भी आप लोगों को करना सिखाया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी भी करना सिखाया। ओके, अब मैं एक छोटा सा सवाल, यहां तक अगर कोई सवाल नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों का एक छोटा सवाल डिस्कस करने वाला हूं। ओके, मुझे बताइए तो यहां तक कोई सवाल है आप लोगों का? नहीं। मुझे बोलिए। बोलिए तो कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे? बोलो, कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे बेटा? Project B. एनपीवी अनुसार रैंक किसको नंबर 1 देंगे? किसको रैंक 1 बोलेंगे? प्रोजेक्ट बी को। B को सर। रैंक 2 किसको देंगे? A प्रोजेक्ट को। Project A. आईआर अनुसार? आईआरआर अनुसार किसको करेंगे? बी को सर 1 करेंगे। B को सर 1 पोजीशन। और ए को क्या करेंगे? सेकंड Two. पोजीशन, रैंक 2। तो सिलेक्शन क्या होगा? सिलेक्शन B होगा सर। दोनों में कोई झमेला लगा? नो No, सर, sir. नहीं होगा। सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बी। एनी डाउट? नो सर। गौर से देखिएगा बेटा।
बोलो। क्या होगा रैंकिंग? ए को फर्स्ट पोजीशन, A1 मतलब सर एनपीवी के बेसिस में बोलिए। प्रोजेक्ट बी 1 NP होगा रैंक। B एनपीवी के बेसिस में जिसका हाईएस्ट, बी का हाईएस्ट है 1 और उसके बाद ए का। B का आईआरआर 1, आईआरआर के लिए का 2, प्रोजेक्ट ए 1 और बी 2 2 बोलिए कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे? प्रोजेक्ट बी। कॉन्फ्लिक्ट C रैंकिंग, इसको बोला जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग। ओके, यहां पर रैंकिंग में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब एसजे मैम जो रैंकिंग दे रहे हैं और संवाद सर जो रैंकिंग दे रहे हैं, दो रैंकिंग सेम नहीं हो रहा है। अगर दोनों का ही रैंकिंग सेम होगा तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन दोनों का अगर रैंकिंग डिफर करेगा तो कौन सा सिचुएशन में जाएंगे? एनपीवी को रैंकिंग मानेंगे ना आईआरआर को रैंकिंग मानेंगे? सिलेक्शन select the project B based on NPV। now सवाल है why, क्यों, reasons। number 1, the objective of financial management is to maximize the wealth, that is value। NPV is reflecting NPV is showing the value addition of the project। value addition of the project। so it is better to use NPV as decision criteria as a decision criterion as a decision criteria as it supports the value maximization objective of the firm। number 2, the NPV is an absolute figure whereas IRR is a relative figure। एब्सोल्यूट एनपीवी रुपीस में दिखाता है और आईआरआर इज अ रिलेटिव फिगर।
percentage is always a figure. NPV वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है? इन रुपीज. और IRR कैसे रिफ्लेक्ट होता है? इन परसेंटेज. So it is preferable to follow so it is preferable to use absolute value than relative figure. Hence, NPV is preferable than IRR as evaluation technique. 3. The assumption of NPV is to reinvest the intermediate cash flows at a discounting rate at a WACC, weighted average, at a weighted average cost of capital, which is the minimum return required in the market. The assumption of IRR is to reinvest the intermediate cash flows at a rate internally rate of return which is not a practical assumption. Market का requirement है 10% और you are reinvesting at a internal rate of return, suppose 20%, it is not practical. Market चाहता है 10%, मतलब market का available है 10%, और किसी प्रोजेक्ट में आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आया है 20% एंड यू आर सेइंग दैट मेरा इंटरमीडिएट जो कैश फ्लो है आई एम इन्वेस्टिंग एट अ 20% रेट ऑफ रिटर्न. इट इज नॉट एट ऑल अ प्रैक्टिकल assumption. टेक्निक तो अच्छा है लेकिन इज नॉट अ प्रैक्टिकल assumption. So we prefer but the assumption of reinvestment is more realistic than IRR.
is so NPV is preferable than IRR. So clear? Hence ऊपर में भी लिख देते हैं hence NPV is preferable than IRR. ओके, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिचुएशन जैसे ही आता है क्वेश्चन में, कभी कभी आप लोगों को एनपीवी आईआरआर दो ही कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, बोलिए कौन सा प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे। और इनवेरिएबली मजे का बात होता है, आप जैसे ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के लिए जाएंगे आप लोग देखिएगा रैंकिंग का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो रैंकिंग का कॉन्फ्लिक्ट अगर सेम आएगा तो नो इश्यू, रैंकिंग का जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है देन हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कोई प्रोजेक्ट को लेंगे जहां पर मेरा क्या होगा, एनपीवी हाईएस्ट है, तो उसका पीछे मुझे रीजन देना पड़ता है। ये 3 रीजन ऑलवेज याद रखिएगा, एक एब्सोल्यूट फिगर, रिलेटिव फिगर, दूसरा मेरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को सपोर्ट करता है एनपीवी, ऐसा कोई सपोर्टिंग मेरा आईआरआर नहीं है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मेरा इंटरमीडिएट कैश फ्लो जो रीइन्वेस्टमेंट होता है एनपीवी में, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेयरएज आईआरआर में सोचता है इंटरमीडिएट कैश फ्लो आर रीइन्वेस्टेड एट अ internal rate of return which is practically not possible, so we will always prefer to go NPV with that reasons. Clear? Yes sir. तो बेटा मैंने आज IRR किया, 2 प्रॉब्लम IRR के ऊपर किया, और एक क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग सिचुएशन आता है तो कैसे हैंडल किया जाएगा। क्लियर? Yes sir. Yes. नेक्स्ट बात आप लोगों का होगा फ्राइडे में। अच्छा, आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, मेरा अंडर में प्रोजेक्ट में जो है, कोई है क्लास में?